वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फ़ौरन कर लीजिए, जिससे आपको कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएँ उन सुझावों पर पूरी तरह अमल करूँ। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, जाते जाते कमेंट भी मार दिया करो। बहुत सारे तो ऐसे कंजूसी करते हैं, कमेंट तक नहीं लिखते हैं, वीडियो देख लेते हैं बस जयराम जी की। ऐसा मत करो, वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसको, कमेंट और लाइक। भाई 4 चीज़ होती है, धक 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 बटन दबाते चले जाओ, सारा काम होता चला जाएगा और हम भी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के और वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को और मज़ा आएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अकाउंट की रीडर्स चॉइस। रीडर्स चॉइस में गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें हमारा जो क्वेश्चन संख्या है, प्रश्न संख्या, वह 30 यानी 30 है। इसमें हमने 29 तक की वीडियो आप लोगों को दे दिया है और अब क्योंकि मैंने 29 तक ही इम्पोर्टेंट समझा था, लेकिन अब कुछ बच्चे जो हैं रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, सर बना दो 30 भी बना दो, 31 भी बना दो, हमारे स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और सर हमें डांट रहे हैं कि इसको भी बनाओ। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई अगर आप लोगों को दिक्कत है, चलो हम 30 भी बनाएंगे, 31 भी बनाएंगे। तो अब देख रहे हैं आप 31 जो क्वेश्चन नंबर 30 है वह आपके सामने मौजूद है। और इसमें मज़े की बात यह है, इसमें हमें पुरानी बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 2020 1 जनवरी वाली, यानी कि इसको हम बैक ईयर का यानी लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बोलते हैं, ये तो इन्होंने बना के दे दिया है। और यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में आने वाले अमाउंट्स भी दे दिए गए हैं। यहाँ पर आगम शोधन खाता, जिसे हम रोकड़ बही के रूप में जानते हैं, वह भी बना के दे दिया है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विवरण से पुस्तकालय का 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए। उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। अवशिष्ट चंदा, ये लास्ट का है। पिछले साल की कहानी तो इस बैलेंस शीट में है, बाकी इस साल की जो लास्ट में है वो अवशिष्ट चंदा है 15,000 का। अदत्त दायित्व के लिए व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है ये 7,500। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पूर्वदत्त बीमा है। भवन पर 5%, किताबों पर 10%, विनियोग पर 5% ह्रास काटने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन को बहुत फास्ट समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, एक्सपेंडिचर इधर होगा रुपीज, इनकम रुपीज। ये आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर जरूर लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो इनकम है, प्राप्त होने वाली रकम यहाँ पर है। इसमें आप देखेंगे तो रोकड़ से तो आता नहीं है। जो संपत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल नहीं आती हैं। जो लगातार इनकम प्राप्त होने वाली संस्थाओं में आती ही रहती हैं पैसे, उन्हीं को ही हम लिखते हैं। चंदा यहाँ पर 75,000 रुपये का है। पिछले साल का भी चंदा यहाँ पर 20,000 का दिया है, इसे माइनस कर देंगे तो 75 में से 20 घटाएंगे, लेकिन इस साल का 15,000 बाकी भी है तो इसको हम जोड़ भी देंगे। तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से शो होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने करंट ईयर वाले को जोड़ दिया, प्रीवियस ईयर वाले को घटा दिया, 70,000 रुपये आ गया। इसके बाद दूसरी हमारी इनकम है दान, विशेष दान यानी स्पेशल डोनेशन। ये तो आता ही नहीं है क्योंकि स्पेशल डोनेशन को कैपिटलाइज इनकम माना जाता है, तो विशेष दान नहीं आएगा। विनियोगों पर ब्याज 600 रुपये पूरा आएगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। यहाँ पर इनकम फ्रॉम लेक्चर, ये भाषण आदि से प्राप्त, जो भाषण आदि से प्राप्त है ये 8,000 का है। पुराने फर्नीचर का विक्रय ये नहीं आएगा क्योंकि ये संपत्ति को बेच करके प्राप्त हुआ है। अगर इसी का दाम 400-300 रुपया होता तो हमें नुकसान होता, तो हम यहाँ पर लिख देते एक्सपेंडिचर की ओर, फ़ायदा होता तो इनकम की ओर लिख देते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इन्होंने 500 रुपये में बेचा है, इसका दाम बताया नहीं है कितना है, तो फ़ायदा नुकसान का कोई मतलब ही नहीं है। भाषण आदि से प्राप्त हमने 6,000 रुपये, यहाँ पर 8,000 रुपये लिख दिया है।
अब हम बात करते हैं अपने खर्चों के बारे में। सबसे पहला खर्चा है अदत्त दायित्व का भुगतान। यहाँ पर 5,000 रुपये का है। अदत्त दायित्व के भुगतान की अगर बात करते हैं तो ये 5,000 का है। इसमें ये जो 5,000 है ये पिछले साल का बकाया है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि अदत्त दायित्व के लिए 7,500 रुपये का भी आउटस्टैंडिंग भी है। तो इसका मतलब ये है कि 5,000 में ये 7,500 जुड़ जाएगा और ये 5,000 घट जाएगा। तो भाई 5 और 7,500 12,500 हो गए, और ये 5,000 घट जाएगा तो 7,500 बचा। तो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,500 रुपये लिख दिया है। इसके बाद दूसरा है वेतन। सैलरी में कुछ भी नहीं बोला गया है, न नीचे है न ऊपर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो सैलरी हम पूरी 3,600 रुपये लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद किताबों का क्रय, हमारी संपत्तियाँ हैं। भाड़ा व टैक्स 3,600 रुपये ये पूरा आएगा, फ्रेट एंड टैक्स इस प्रकार से। इसके बाद बीमा प्रीमियम 1,500 का ये पूरा आएगा, लेकिन इसमें इंश्योरेंस में एक बात बताई गई है। क्या बताई गई है? वह यह है कि इसमें 300 का प्रीपेड है, तो हम 300 रुपये को घटा देंगे। 1,500 में से 300 घटाएंगे तो 1,200 रुपये ही लिखेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है भाड़ा टैक्स, बीमा प्रीमियम, प्रिंटिंग स्टेशनरी 450। इसके बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी 450 रुपये ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला खर्चा है विनियोग, अन्य व्यय, फर्नीचर। ये दोनों तो हमारी संपत्तियां हैं तो आएंगी नहीं। अन्य व्यय 450 रुपये का अदर एक्सपेंसेज ये आएगा। अदर एक्सपेंसेज के बारे में 450 रुपये लिखा है, और कोई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से पूरे 450 लिखेंगे। इसके बाद डेप्रीसिएशन के बारे में यहाँ कहा है भवन पर 5%, तो हमारे पास भवन यहाँ लिखा हुआ है। 50,000 का अगर 5% काटेंगे तो 2,500 रुपया आएगा। उस 2,500 रुपये को हम यहाँ पर लिख देंगे। भवन का 2,500 रुपये, और किताबों पर 10% है। तो किताब हमारी है कितनी? हमारे पास पुस्तकालय की पुस्तकें 25,000 हैं, और अभी हमने खरीदी भी है 40,000 की। तो पिछले साल की और इस साल की मिला करके दोनों 65,000 हो गया। उसका 10% काटेंगे, 6500 आएगा, ये रहा। तो हम यहाँ पर विनियोगों पर भी 5% काटेंगे डेप्रीसिएशन। तो हमारे इन्वेस्टमेंट पिछले साल के 50,000 हैं, इस साल इन्वेस्ट हुआ है 75,000, दोनों मिला के 1,25,000 हो गया। उसका 5% काटेंगे तो 6,250 आएगा। कुल डेप्रीसिएशन की जो रकम है 15,250 रुपये हो जाएगी। इसके बाद हम इनका टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का यानी इनकम का जो टोटल है 70,000, 8,000 ये, 600 ये, 78,600 हो गया। और उसमें से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इन 7 रकमों का जो टोटल है 15, 16, 3, 19, 7, 26, 3, 29,000, 30,000, 700, 31,000 और ये 32,050। 32,050 को हम 78,600 में से घटाएंगे। तो अगर हम 78,600 में से 32,050 को घटाएंगे 46,550 आएगा। ये हमारा सरप्लस होगा, इसको हम टू सरप्लस के नाम से लिख देंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट हम 31 दिसंबर 2020 वाली ही बनाएंगे, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट तो बन चुकी है। तो पिछले साल की जो बैलेंस शीट है वहाँ से हम पूंजी लेंगे 1,50,000 रुपये का, इस प्रकार से। उसमें हम सरप्लस को जोड़ देंगे 46,550 को, 1,96,550 होगा। यहाँ से जो चीज़ें हमारी छूट गई थी उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, जो कि इनकम के रूप में होनी चाहिए। जैसे कि विशेष दान 50,000 का है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे विशेष दान, स्पेशल डोनेशन 50,000 का। और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पर पिछले साल लेनदार होता और उनका हम यहाँ भुगतान नहीं करते तो हम यहाँ पर उनको भी लिखते, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हम नीचे देख लेंगे, करंट ईयर का कुछ है तो अदत्त दायित्व के लिए व्यय दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग का 7,500 का, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7,500 का। इधर का काम हो गया ख़त्म। इसका टोटल भी है 2,54,050, इसका टोटल हो गया। पहुँचते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारी सबसे पहली संपत्ति है भवन। भवन पिछले साल ही थी, भवन कहीं बिका हो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो 50,000 में से हम इसका डेप्रीसिएशन जो हमने 5% 2,500 रुपये यहाँ पर काटा हुआ था उसको घटा के लिखेंगे। 50,000 माइनस 2,500 47,500। ऐसे ही फर्नीचर का भी हिसाब होगा। फर्नीचर का देखेंगे तो फर्नीचर हमारे पास पहले से ही 5,000 की है।
फर्नीचर 5,000 का है तो उसमें हम जोड़ लेंगे 7,500, तो ये हो गया 12,500। लेकिन इसमें से 500 का फर्नीचर बेच भी दिया गया है, इसे माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी और 12,500 आएगा। इसके बाद बुक्स की बात करते हैं तो 25,000 की बुक यहाँ है और 40,000 की 65,000 हो गया। इसमें से 10% डेप्रीसिएशन के 6500 निकाल देंगे तो हमारे पास 58,500 की बुक्स बचेगी। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट के बताता है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 50,000 का और हमने ख़रीदा है 75,000, तो 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसमें हम 5% जो हमने यहाँ डेप्रीसिएशन की रकम काटी थी 6,250 रुपये, इसको माइनस कर देंगे तो 1,18,750 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद कैश का हिसाब किताब यहाँ जो लास्ट में होता है इसी को लिखा जाता है 2,000 रुपये का। और आउटस्टैंडिंग चंदा करेंट ईयर का, पिछले साल का नहीं, 15,000 इसको लिखेंगे यहाँ पर। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारा यहाँ पे लास्ट में लिखा है, अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो हम लायबिलिटी में लिखते हैं, प्रीपेड है तो एसेट्स में लिखेंगे। इसका टोटल भी 2,54,050 हो चुका है। इस प्रकार से बैलेंस शीट करंट ईयर की बन चुकी है। ये सवाल पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 जो था वो समाप्त हो गया है। इसको आप देख लीजिए। आपके पास ये सवाल है ऐसा मत सोचिए, ये सवाल आपको आना चाहिए ऐसा सोचिए। इसके बारीकियों पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा और सवाल समझ में आना चाहिए, चाहे किसी भी राइटर की किसी भी बुक से संबंधित हो। परंतु आप कोशिश कीजिए कि जो सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है वह कैसे हुआ है, बस आप पूरा फोकस उसी पर कीजिए। आपके पास जो भी राइटर है उसकी बुक भी आप पढ़ सकते हैं, उनके सवाल भी कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ हम अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे और अपनी अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए बिना किसी पॉइंट को स्किप किए हुए, और वीडियो को अपने जानने वाले फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक छोड़ मत देना गलती से।